डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो यह समझाता है कि लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए कैसे चुपचाप चालाकी से और अक्सर बिना बताए नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। इसमें कई ऐसी तकनीकें होती हैं जो इंसान की सोच, भावनाओं और व्यवहार को मोड़ सकती हैं, कभी तारीफ से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बार बार आपसे मदद मांगे और जब आप मना करें तो कहे, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं, तो यह एक सूक्ष्म लेकिन असरदार ट्रिक है जिससे वह आपके गिल्ट को ट्रिगर करता है। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, जैसे नेता जनता को प्रभावित करने के लिए, सेल्स वाले आपको कुछ खरीदवाने के लिए, रिश्तों में पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ अपनी मनमानी के लिए। कभी कभी हम खुद भी बिना जाने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर बैठते हैं। यह इसलिए काम करती है क्योंकि इंसानी दिमाग कुछ खास भावनाओं जैसे डर, अपराध बोध, तारीफ और कंफ्यूजन से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसमें कुछ कॉमन तकनीकें शामिल हैं, जैसे गैसलाइटिंग, जिसमें सामने वाले को उसकी ही सोच पर शक कराया जाता है, तुम्हें याद नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, जहां सामने वाला बिना कुछ बोले गुस्सा दिखाता है ताकि आप खुद को गलत समझें। एक और चाल है प्लेजर पेन टेक्निक, जिसमें कोई पहले बहुत अच्छा व्यवहार करता है और फिर अचानक दूर हो जाता है, जिससे दूसरा इंसान कंफ्यूज होकर और ज्यादा जुड़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या डार्क साइकोलॉजी बुरी चीज है? असल में ये खुद में न अच्छी है न बुरी, यह एक टूल की तरह है। कोई इसका इस्तेमाल लोगों को मनाने या मोटिवेट करने के लिए करता है और कोई अपने मतलब के लिए। जैसे अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को दवा न खाने पर थोड़ा डराता है, अगर ये दवा नहीं ली तो हालत बिगड़ सकती है, तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक एथिकल उपयोग है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का तरीका है इसके बारे में जागरूक होना। जब आप समझेंगे कि कौन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो आप खुद को बचा पाएंगे। तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना, आत्मसम्मान बनाए रखना और जरूरत हो तो सवाल पूछना, ये सभी तरीके आपको इन ट्रिक्स से सुरक्षित रखते हैं। कुल मिलाकर डार्क साइकोलॉजी एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों की चाल पहचान सकते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इससे न केवल आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों और प्रोफेशनल जीवन को भी संतुलित और स्वस्थ बना सकेंगे। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को समझना। मानव व्यवहार को समझना डार्क साइकोलॉजी की सबसे जरूरी कड़ी है। अगर आप यह नहीं समझते कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और क्यों किसी खास तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उन्हें प्रभावित या समझ नहीं सकते। हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक कारण होता है और उसे जानने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति की साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट तक पहुंच गए। हम में से हर कोई बचपन, समाज, अनुभवों और संबंधों से बना होता है। यही चीजें हमारे डर, इच्छाओं और कमजोरियों को जन्म देती हैं, और यही वो हिस्से हैं जिनसे डार्क साइकोलॉजी काम करती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी सरफेस पर नहीं होता, वह उसकी अंदरूनी सोच और भावनाओं से नियंत्रित होता है। जब कोई गुस्से में चिल्लाता है तो जरूरी नहीं कि वह आपसे नाराज हो सकता है वो असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर रहा हो या अंदर ही अंदर डरा हुआ हो। डार्क साइकोलॉजिस्ट या माइंड रीडर इन छोटी बातों को गहराई से पढ़ना जानते हैं। वे लोगों के हाव भाव, शब्दों के चुनाव, आंखों की हरकतों और शरीर की भाषा से समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जैसे अगर कोई बार बार अपनी नाक छू रहा है या बार बार आंखें झुका रहा है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या असहज महसूस कर रहा है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है यह समझना कि दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। यह जानने से आप किसी को बेहतर समझ सकते हैं और चाहे तो सटली उनकी सोच को दिशा भी दे सकते हैं, बिना जोर डाले। यह ज्ञान आपको ना सिर्फ खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक स्मार्ट कम्युनिकेटर और ऑब्जर्वर भी बना देगा, जो किसी भी माहौल में लोगों को जल्दी पढ़ सकता है और सही फैसले ले सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी लोगों को पागल बना सकता हूं, क्योंकि अगला चैप्टर और भी गहरा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को पागल बनाना सीखेंगे। तो बने रही वीडियो में। चैप्टर 3, मैनिपुलेशन टेक्निक्स, हाउ पीपल कंट्रोल अदर्स। मैनिपुलेशन की तकनीकें
लोग दूसरों को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैनिपुलेशन यानी किसी व्यक्ति के सोचने या व्यवहार करने के तरीके को इस तरह से बदलना कि उसे पता भी न चले कि वह किसी के प्रभाव में आ गया है। यह एक ऐसी कला है जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को आजाद समझता है, लेकिन असल में वह किसी और की सोच और चाहत के हिसाब से फैसले ले रहा होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है और कौन कौन सी तकनीकें इसका हिस्सा होती हैं। सबसे आम तरीका है गिल्ट ट्रिपिंग। उदाहरण के लिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। इस एक लाइन से व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करता है और अपनी मर्जी के खिलाफ भी फैसले ले लेता है। एक और प्रभावी तरीका है गैस लाइटिंग। इसमें सामने वाले को उसकी ही सोच पर शक करवा दिया जाता है, जैसे तुम्हें याद नहीं, मैंने तो ये पहले ही कहा था, या तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी समझ और याददाश्त पर भरोसा खोने लगता है और मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक बेहद चालाकी भरी ट्रिक है। जब सामने वाला आपको बिना वजह इग्नोर करता है, बात नहीं करता, तो आप बेचैन हो जाते हैं और खुद को गलत समझने लगते हैं। फिर माफी भी मांगते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। कुछ लोग लव बॉम्बिंग करते हैं। शुरुआत में बहुत प्यार, ध्यान और तारीफ देते हैं, फिर अचानक ठंडे हो जाते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और उस व्यक्ति की अटेंशन पाने के लिए और भी प्रयास करता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है आपको यह सिखाना कि कैसे ये तकनीकें हमारे आसपास के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं और हम बिना जाने उनके शिकार बन जाते हैं। यह जानने से न केवल आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, बल्कि समय रहते सच को पहचान सकते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ पर्सुएशन। इन्फ्लुएंसिंग विदाउट फोर्स। राज मनाने का बिना जोर डाले असर करना। पर्सुएशन यानी किसी को कुछ करने या मानने के लिए मनाना, वो भी बिना दबाव या जोर डाले। यह डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा पहलू है जो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। फर्क बस इतना है कि जहां मैनिपुलेशन में चालाकी और धोखे की मिलावट होती है, वहीं पर्सुएशन एक साफ सुथरी कला की तरह होती है, जो सही इस्तेमाल हो तो कमाल कर सकती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे लोग भाषा, शब्दों की ताकत और व्यवहारिक तरकीबों का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा। जब कोई व्यक्ति आपको भरोसेमंद लगता है, तब वो जो भी कहता है आपको सही लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई डॉक्टर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करे तो लोग ज्यादा जल्दी यकीन करते हैं, भले ही वह सच्चा हो या झूठा। रेसिप्रोसिटी भी एक जबरदस्त तकनीक है। यानी अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला अपने आप कर्जदार महसूस करने लगता है और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। यही तकनीक दुकानों में फ्री सैंपल देने से लेकर रिश्तों में उपहार देने तक में इस्तेमाल होती है। स्कार्सिटी का उपयोग भी जबरदस्त रूप से किया जाता है। जब हम सुनते हैं कि लिमिटेड ऑफर या सिर्फ आज के लिए, तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और हम सोचते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाने का तरीका है। इसके अलावा सोशल प्रूफ का इस्तेमाल भी असरदार होता है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जाने लगते हैं। अगर सब कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि कैसे इन तकनीकों को सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में बेहतर फैसले लेने और खुद को प्रेजेंट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर 5, भावनात्मक प्रभाव। नियंत्रण के माध्यम से भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। किसी के मन को समझना और फिर उसी की भावनाओं के जरिए उसे प्रभावित करना डार्क साइकोलॉजी की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। चैप्टर 5 इसी कला पर आधारित है, जहां बताया गया है कि कैसे लोग हमारे इमोशंस का इस्तेमाल करके हमें अपने मुताबिक बना लेते हैं। यह चैप्टर सबसे पहले यह समझाता है कि इंसानी दिमाग दो तरह से फैसले लेता है, एक लॉजिकल यानी तार्किक सोच से और दूसरा इमोशनल यानी भावनाओं के असर से। ज्यादातर केसों में लोग सोचते हैं कि वे लॉजिक से सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 80% फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं। फिर चाहे वो खरीदारी हो, किसी से रिश्ता जोड़ना हो या करियर का चुनाव। इस बात को जानकर ही कई लोग
दूसरों को अपनी बात मनवाने का रास्ता तलाश लेते हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध सबसे आसान इमोशनल हथियार है। अगर कोई आपको यह महसूस करवा दे कि आपने उसे दुख पहुंचाया है या आप अच्छे नहीं हैं, तो आप भीतर से टूटा महसूस करते हैं और अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले ही आपने कुछ गलत न किया हो। जैसे कई रिश्तों में लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, या अगर तुम चले गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसी बातें सुनकर सामने वाला भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल हो जाता है। फियर, डर भी एक बड़ी टेक्निक है। डर किसी भी रूप में हो सकता है, अकेले रहने का डर, रिजेक्शन का डर या फेल होने का डर। जो लोग इस डर को पहचानते हैं वे इसका इस्तेमाल करके लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को नौकरी खोने का डर दिखा दो तो वह अपनी मर्जी के खिलाफ भी ओवरटाइम करेगा। इसी तरह रिश्तों में डर दिखाकर लोग वफादारी की उम्मीद करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। शेम, शर्म एक और बहुत गहरी भावना है। किसी को शर्मिंदा महसूस करवा देना उसकी आत्मा तक को हिला सकता है। तुमसे ये भी नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे? ये वो वाक्य हैं जो न जाने कितनी जिंदगियों को मूक बना चुके हैं। जो लोग इस ट्रिक को समझते हैं वे दूसरों की आत्मा को ही तोड़ देते हैं ताकि वे सिर्फ उनके अनुसार ही काम करें। सिंपैथी का इस्तेमाल भी इसी तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा नरम तरीका है। जैसे कोई व्यक्ति आपको हमेशा अपनी तकलीफें बताता है, आपको गिल्ट फील कराता है कि आप उसके लिए कुछ करें, उसकी मदद करें, और आप भावुक होकर सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो समझिए वह आपको इमोशनल टूल बना रहा है। लव और अफेक्शन का इस्तेमाल भी इसी तरह किया जाता है। जब कोई आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, आपकी तारीफ करता है, आपको स्पेशल फील कराता है, तो आपके अंदर भी रेसिप्रोकेट करने की भावना आती है। लेकिन कई बार लोग इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं ताकि आप उनके बिना कुछ न सोच सकें। चैप्टर में बताया गया है कि इमोशनल इन्फ्लुएंस सिर्फ बुरे इरादों से नहीं होता। कई बार यह बचपन से सीखी गई आदत होती है। लोग ये नहीं जानते कि वे दूसरों को इमोशनली हर्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आप अपने आसपास हो रहे इमोशनल प्रभाव को पहचानें, समझें और उससे खुद को सुरक्षित रखें। साथ ही यह भी जरूरी है कि अगर आप इस शक्ति को समझ जाते हैं तो आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जैसे किसी का दुख सही समय पर सुन लेना, सहानुभूति देना, उसे भावनात्मक सहारा देना। यह पॉजिटिव इमोशनल इन्फ्लुएंस है जो लोगों को संभालता है, तोड़ता नहीं। अंत में यह अध्याय सिखाता है कि इमोशंस को समझना मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह उन्हें दिखाना है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, ताकि वे खुद सही निर्णय ले सकें। जब तक हम खुद अपनी भावनाओं के असर को नहीं समझेंगे, हम दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखे पार्ट 2, जिससे मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 ला सकूं। धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड। चैप्टर 6, सोशल इन्फ्लुएंस, भीड़ के जरिए दिमाग पर कंट्रोल। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में गए जहां 2 रेस्टोरेंट अगल बगल हैं। एक रेस्टोरेंट खाली है और दूसरा पूरा भरा हुआ। आप किसे चुनेंगे? 90% लोग वहीं जाएंगे जहां भीड़ है, भले ही उन्हें यह न पता हो कि खाना अच्छा है या नहीं। यही है सोशल इन्फ्लुएंस, जब हमारे सोचने, मानने और करने के तरीके पर दूसरों की उपस्थिति या राय का गहरा असर होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे समाज, लोग और समूह हमारे फैसलों को इस तरह मोड़ते हैं कि हम महसूस भी नहीं कर पाते। सबसे पहले बात होती है कन्फॉर्मिटी, भीड़ में घुलना मिलना की। ये इंसानी नेचर है, हम समाज से अलग नहीं दिखना चाहते। जब ज्यादातर लोग कुछ कह रहे हों तो हम भी वैसा ही बोलते हैं, भले ही हमें अंदर से लगता हो कि वो गलत है। इस चैप्टर में ऐश एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, जहां लोगों ने साफ गलत जवाब सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि बाकी सब लोग वो कह रहे थे। फिर बात होती है ओबीडियंस, आज्ञा मानना की। ये उस समय होता है जब हम किसी अथॉरिटी को देखकर अपने सोचने का तरीका छोड़ देते हैं। जैसे शिक्षक, बॉस, पुलिस, धर्मगुरु, जो भी हमें ऊंचा लगता है हम उस पर सवाल नहीं उठाते। मिलग्रम एक्सपेरिमेंट इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें लोगों ने बिना सोचे दूसरों को दर्द दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा गया था।
पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव भी एक बहुत ही आम टूल है जिससे लोग किसी को कंट्रोल करते हैं। खासकर युवा इस दबाव का शिकार होते हैं। सब कर रहे हैं, तुम भी करो। यह एक इमोशनल ट्रिक है जो इंसान को अपने नैतिक निर्णय छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। एक और तकनीक है ग्रुप थिंक। जब कोई टीम या ग्रुप बिना सोचे समझे किसी फैसले को सिर्फ इसलिए मान लेता है क्योंकि सब एक राय में दिखते हैं। यहां कोई आलोचना या तर्क नहीं होता, बस जो सब कह रहे हैं वही सही है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया के जमाने में सोशल इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से फैलता है। जब आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि सब एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको भी लगता है कि वो सही है। इन्फ्लुएंसर्स, फेक रिव्यूज, ट्रेंड कल्चर, ये सब दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस की ये ताकत सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, जॉब और यहाँ तक कि वोटिंग तक में इस्तेमाल होती है। कई लोग झूठी कहानियां फैलाकर ग्रुप्स को इमोशनली ट्रिगर करके लोगों को सोचने से रोक देते हैं और उनके फैसलों को मैनिपुलेट करते हैं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप जान जाते हैं कि कोई आपको भीड़ के जरिए प्रभावित कर रहा है तो आप थोड़ा सोचते हैं और रुकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन एवरीथिंग, यानी हर चीज पर थोड़ा शक करना सीखें। तीसरा तरीका है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी सोचिए कि अगर सब न कर रहे होते तो आप क्या करते। अंत में यह अध्याय सिखाता है कि सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल पॉजिटिव चीजों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि एक अच्छा ट्रेंड शुरू करना, समाज में बदलाव लाना या दूसरों को प्रेरित करना। फर्क सिर्फ नियत में है। अगर आप इस शक्ति को पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बेवकूफ बनने से रोक सकते हैं। चैप्टर 7, मैनिपुलेटिंग बिलीफ्स, जब सोच पर कब्जा हो जाए। मानव जीवन में विश्वास, बिलीफ्स बहुत ताकतवर होते हैं। ये हमारी पहचान, फैसले और काम करने के तरीके को तय करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे कुछ लोग हमारी सोच और विश्वासों को चुपचाप बदलने की कला में माहिर होते हैं। ये खेल धीरे धीरे और रणनीति से खेला जाता है। एक बीज बोना, प्लांटिंग आइडियाज। सबसे पहली ट्रिक है लोगों के मन में विचारों के बीज बोना, वो भी इस तरह कि उन्हें लगे ये सोच उनकी खुद की है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहें कि आजकल सब लोग XYZ ब्रांड यूज कर रहे हैं तो सुनने वाला धीरे धीरे मानने लगता है कि वो ब्रांड वाकई अच्छा होगा। इसे ही कहते हैं रेपिटेशन बेस्ड बिलीफ मैनिपुलेशन। 2, कॉन्फर्मेशन बायस का फायदा उठाना। लोग वही बातें ज्यादा मानते हैं जो उनके पहले से बने विचारों को सपोर्ट करती हैं। जो चीजें उनके विचारों के खिलाफ जाएं, उन्हें वे या तो नजरअंदाज करते हैं या नकार देते हैं। चालाक लोग इस बात का फायदा उठाकर लोगों को उन्हीं जानकारी से घेर देते हैं जो उनके पुराने विचारों को और मजबूत करती है। 3, फेक अथॉरिटी दिखाना। लोग अक्सर उन लोगों की बात आसानी से मानते हैं जो खुद को किसी एक्सपर्ट, गुरु या सफल इंसान की तरह पेश करते हैं, चाहे वो असली हो या नकली। जैसे सोशल मीडिया पर लोग लाइफस्टाइल कोच बनकर आपको कुछ भी विश्वास दिला सकते हैं बिना किसी प्रमाण के। 4, फ्रेमिंग टेक्निक। किसी भी बात को कैसे कहा जाए, ये बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, यह स्कीम 90% सफल होती है और 10% लोग इसमें फेल होते हैं। दोनों बात एक ही है, लेकिन सुनने में बहुत अलग लगती है। इसी को फ्रेमिंग कहते हैं। 5, फियर और रिवॉर्ड से विश्वास बनाना। लोगों को डर या इनाम दिखाकर भी विश्वास बदले जा सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो नुकसान हो जाएगा, या अगर तुम मेरी बात मानोगे तो फायदा होगा, तो लोग जल्दी भरोसा करने लगते हैं। 6, कल्ट थिंकिंग। यह सबसे खतरनाक तरीका होता है जब कोई इंसान एक ग्रुप, लीडर या विचारधारा में इतना खो जाता है कि उसकी अपनी सोच खत्म हो जाती है। यह तरीका अधिकतर धार्मिक, राजनैतिक या आत्म सुधार वाले समूहों में इस्तेमाल होता है। 7वां, भावुक कहानी सुनाना। लोग डेटा से नहीं, कहानियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर कोई इंसान भावुक कहानी सुनाकर अपनी बात कहे तो सामने वाला जल्दी भरोसा करता है। यहीं पर भावनात्मक चालें लोगों की सोच को मोड़ने का काम करती हैं। कैसे बचें इस खेल से? तथ्य की जांच करें, ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन। हर बात पर थोड़ा शक करें, खासकर जो आपको तुरंत इमोशनल बना दे। अपने स्रोतों को डाइवर्स रखें।
सिर्फ एक ही जगह से जानकारी न लें। अपने बिलीफ को बदलने से न डरें, लेकिन बिना सोचे न माने। ये चैप्टर बताता है कि अगर विश्वास की ताकत को समझ लिया जाए तो आप खुद भी किसी की सोच को सकारात्मक रूप से दिशा दे सकते हैं या फिर किसी और के शिकार बनने से बच सकते हैं। चैप्टर 8, मैनिपुलेटिंग डिसीजंस, जब आपके फैसले आपके नहीं होते। यह अध्याय इस बात को उजागर करता है कि कैसे चालाक लोग बिना किसी जबरदस्ती के दूसरों के फैसले अपने हिसाब से बदलवा लेते हैं। ये काम इतनी चालाकी और सूझबूझ से किया जाता है कि सामने वाला इंसान सोचता है कि उसका फैसला खुद का है, जबकि असल में उसकी डोर कहीं और से खिंच रही होती है। नीचे आसान और लोकल हिंदी में इस अध्याय का 5000 शब्दों जैसा विस्तृत सारांश दिया गया है। वास्ट, विकल्प का खेल, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मान लीजिए कोई आपसे कहे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अभी काम कर लो या फिर बाद में, लेकिन ओवर टाइम देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि आपको आजादी दी गई है, पर असल में दोनों फैसले उसी के फायदेमंद हैं जिसने आपको विकल्प दिए हैं। यही ट्रिक लोग करते हैं, आपको सीमित विकल्प देकर ऐसा महसूस कराना कि आप खुद चुन रहे हैं। 2, एंकरिंग इफेक्ट, पहली चीज का असर। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो पहली सूचना या कीमत जो हमें मिलती है वह हमारे दिमाग में एंकर बन जाती है। जैसे कोई चीज पहले 5000 की थी, अब 2999 में मिल रही है, तो आपको लगेगा कि यह सस्ता है, चाहे वो चीज 2999 की भी ना हो। यह एक दिमागी चाल है जो बाजार, रिश्तों और बहसों में भी लागू होती है। जब आपसे कोई कहे, अभी डिसाइड करो वरना मौका चला जाएगा, तो यह डर और जल्दीबाजी में आपको वो फैसला करवाता है जो दूसरा चाहता है। स्मार्ट मैनिपुलेटर्स ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ताकि आप सोचने का समय न लें। 4, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अगर आप किसी छोटे वादे में हाँ कह चुके हैं तो लोग धीरे धीरे आपसे बड़ा वादा भी मनवा लेते हैं। जैसे, क्या आप एक सर्वे भरेंगे? फिर पूछा जाता है, क्या आप हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे? और फिर, क्या आप डोनेट करेंगे? ये मनोवैज्ञानिक ट्रिक धीरे धीरे आपका फैसला बदलवाती है। 5, स्कैरसिटी, कमी का भ्रम। सिर्फ 2 पीस बचे हैं, ये ऑफर बस आज के लिए है। जब कोई चीज लिमिटेड लगती है तो हमें लगता है कि वो ज्यादा कीमती है। मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं ताकि आप बिना ज्यादा सोचें तुरंत निर्णय लें। 6, फ्रेमिंग और लैंग्वेज मैनिपुलेशन। एक ही चीज को 2 तरह से कहने से असर बदल जाता है। जैसे 10% लोग फेल होते हैं बनाम 90% लोग पास होते हैं। इसलिए जब कोई फैसला करवाना हो तो शब्दों की चालाकी से फ्रेमिंग बदली जाती है। 7, अथॉरिटी बायस। अगर कोई डॉक्टर कोट पहनकर आपसे कहे कि यह दवा बेस्ट है तो आप मान लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर असली हो या एक्टर। इस ट्रिक से लोग दूसरों की सोच को सीधे प्रभावित करते हैं, क्योंकि इंसान अथॉरिटी को बिना सवाल किए मानता है। 8, रेसिप्रोसिटी, लेन देन का दबाव। अगर कोई आपको छोटा गिफ्ट दे या मदद करे तो आपको लगता है कि आपको बदले में कुछ करना चाहिए। यही कारण है कि दुकानों में फ्री सैंपल दिए जाते हैं या ऑनलाइन फ्री गाइड, ताकि आप बदले में कुछ खरीदें। 9, इमोशनल ट्रिगर्स। जब कोई इंसान आपको गुस्से, डर, शर्म या गिल्ट में डालता है तब आपके फैसले ज्यादा भावनात्मक होते हैं और उस वक्त लोग अपनी सोच छोड़ देते हैं। मैनिपुलेटर्स इन भावनाओं को जगाकर अपने अनुसार निर्णय करवा लेते हैं। 10, प्राइमिंग टेक्निक। यह तब होता है जब कोई इंसान पहले ही कुछ शब्द या इमेज आपके दिमाग में डाल देता है ताकि अगली बार आप उन्हीं संकेतों से प्रभावित हों। जैसे कोई बार बार आपको महत्वाकांक्षी कहे तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें आप खुद को उसी रूप में देखें। कैसे बचें इन ट्रिक्स से? हर फैसले पर थोड़ा समय लें। अभी डिसाइड करो वाली बातों से दूर रहें। जब कोई 2 ही विकल्प दे तो तीसरा विकल्प खुद सोचें। भाषा और फ्रेमिंग पर ध्यान दें। शब्दों में चाल होती है। अपने इमोशंस पर काबू रखें, खासकर जब कोई गिल्ट या फियर का इस्तेमाल करे। भरोसे से पहले रिसर्च करें। हर अथॉरिटी असली नहीं होती। नतीजा, ये चैप्टर बताता है कि आपकी आजादी सिर्फ तभी तक सुरक्षित है जब तक आप अपने फैसले खुद सोच समझकर कर रहे हैं। अगर कोई आपके दिमाग, भावनाओं और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ रहा है तो वो आपके फैसले ले रहा है, आप नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें, सोचें और हर कदम को 1 सेकंड ठहर कर देखें, क्या ये फैसला सच में मेरा है? चैप्टर 9,
इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जब जज्बात बन जाए हथियार। इंसान का सबसे गहरा और निजी हिस्सा होता है उसके जज्बात। प्यार, डर, गुस्सा, शर्म या गिल्ट जैसे इमोशंस हमारी सोच और फैसलों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और जब कोई इंसान इन इमोशंस का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के लिए करता है तो इसे कहते हैं इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, यानी जज्बातों का फायदा उठाना। यह अध्याय आपको दिखाता है कि कैसे कुछ लोग हमारी भावनाओं को हथियार बना लेते हैं, हमें शर्मिंदा करके, प्यार जता के, डर दिखा के या उम्मीद देकर। कई बार रिश्तों में लोग जानबूझकर गिल्ट ट्रिगर करते हैं, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता या मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ऐसे जुमलों का मकसद होता है आपके ऊपर दबाव डालना ताकि आप उनकी बात मान लें, चाहे वो आपके लिए सही हो या नहीं। इस तरह की बातें रिश्तों में बहुत चलती हैं, दोस्ती में, प्यार में या फैमिली में भी। और धीरे धीरे इंसान ये समझ भी नहीं पाता कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। प्यार दिखाकर कंट्रोल करना भी एक चाल होती है। जब कोई कहे अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे, तो यह इमोशनल ब्लैकमेल होता है। सच्चा प्यार शर्तों पर नहीं चलता, पर जो लोग जज्बातों को कंट्रोल का जरिया बनाते हैं वो इसे एक सौदे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डर फैलाकर भी दूसरों को कंट्रोल करते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। ये डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो फैसला लेते हैं जो दूसरा चाहता है। इसी तरह लोग उम्मीद और हमदर्दी का इस्तेमाल करके भी हमें मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कोई कहे तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तो आप खुद को जिम्मेदार समझने लगते हैं और उस गिल्ट की वजह से आप वो कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है हर बार दूसरे की खुशी के लिए अपने इमोशंस को चलने की। यही इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का सबसे खतरनाक पहलू है। ये आपको खुद से अलग कर देता है। आप ये सोचने लगते हैं कि अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे तो आप बुरे इंसान हैं। पर सच्चाई ये है, कोई भी इंसान आपको गिल्ट, शेम या लव दिखाकर मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद इजाजत न दें। इस अध्याय में एक जरूरी बात यह भी है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हमेशा सामने दिखता नहीं है। कई बार ये इतना सटल, सूक्ष्म होता है कि आप खुद को उसकी गिरफ्त में नहीं समझते। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, अपने इमोशंस को समझना और जब कोई उन्हें इस्तेमाल करे तो पहचान पाना। अगर आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव कर रहा है जिससे आप हमेशा गलत, छोटा या कमजोर महसूस करते हैं, तो हो सकता है वो आपके इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा हो। ये पहचानना और इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। इस अध्याय का संदेश यही है, अपने जज्बातों को पहचानो, उन्हें प्यार से अपनाओ, लेकिन किसी को उन्हें आपके खिलाफ हथियार मत बनाने दो। चैप्टर 10, गैसलाइटिंग, जब सच को झूठ बनाया जाता है। यह अध्याय उस सबसे खतरनाक मानसिक हथियार पर रोशनी डालता है जिसे कहा जाता है गैसलाइटिंग। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिसमें सामने वाला इंसान आपके ही सच को झूठा साबित करने लगता है। वह आपको धीरे धीरे खुद पर शक करने पर मजबूर करता है। आप सोचते हैं कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे सही याद नहीं, या शायद मैं ही पागल हूं, और यहीं से वो इंसान आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। शुरुआत हमेशा मासूम सी लगती है। मालूम नहीं पड़ता कि ये चाल कब शुरू हुई। सामने वाला पहले छोटी छोटी बातों को नकारता है, जैसे मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे यह आपकी सोच पर असर डालने लगता है। आप खुद की याददाश्त पर शक करने लगते हैं। गैसलाइटिंग एक मैनिपुलेशन है जो आपको कमजोर और निर्भर बना देती है। जो लोग यह करते हैं उनका मकसद होता है आपको इतना कंफ्यूज्ड और गिल्टी बना देना कि आप हर बात में उन्हीं पर भरोसा करें। वे खुद को सही और आपको गलत साबित करने की चालाकी से मास्टर होते हैं। उदाहरण से समझें, कल्पना करें, एक पति हर रात देर से घर आता है। पत्नी पूछती है, तुम फिर लेट क्यों आए? पति जवाब देता है, तुम हमेशा शक क्यों करती हो? तुम्हें तो कोई भरोसा ही नहीं है मुझ पर। अब पत्नी असली सवाल भूल जाती है और खुद से सवाल करने लगती है, शायद मैं ही बहुत ज्यादा सोचती हूं। यही है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग की निशानियां। आपको लगता है कि आप बार बार माफी मांग रहे हैं। आप खुद से ही पूछते हैं कि मैं पागल तो नहीं। आप अपनी भावनाओं को कमतर मानते हैं। आप ज्यादा अकेलापन और डर महसूस करते हैं।
सामने वाला हमेशा खुद को सही और आपको गलत साबित करता है। गैसलाइटिंग सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह ऑफिस में, दोस्ती में, फैमिली में और यहाँ तक कि समाज में भी हो सकता है। कभी कभी बॉस आपको बार बार ये जताता है कि आपकी गलती थी, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। या फैमिली में कोई सदस्य हर बार आपको ही दोषी बनाता है ताकि आप सवाल करना छोड़ दें। इससे बचने के तरीके: अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें। अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो शायद है अपनी बातों और घटनाओं को कहीं लिखना शुरू करें, ताकि आप खुद से साबित कर सकें कि आप सही थे। किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करें, बाउंड्रीज बनाएं और अगर जरूरत हो तो उस इंसान से दूरी बना लें। कंक्लूजन: गैसलाइटिंग एक खतरनाक मानसिक जाल है जो इंसान की पहचान और आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस पैटर्न को पहचानते हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। सच्चा प्यार या दोस्ती कभी आपको खुद पर शक नहीं करवाएगी। इसलिए जब भी कोई आपको बार बार गलत, पागल या ओवर सेंसिटिव कहे, रुकें, सोचें और खुद को याद दिलाएं कि आपका सच, आपका एहसास सही है। चैप्टर 11, सेडक्शन एंड चार्म, जब आकर्षण बांध जाए जाल। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपने आकर्षण और मोहक व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं। यह आकर्षण हमेशा शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होता है। ऐसे लोग अपने शब्दों, हाव भाव और मीठी बातों से सामने वाले के दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं, ताकि वो सामने वाला बिना शक किए उनकी बात मानता जाए। जब कोई इंसान अपनी चतुराई, हंसी मजाक या भावुक अंदाज से आपको कंफर्ट जोन में लाता है, तो आपके अंदर भरोसे की एक परत बनती है। आपको लगता है कि वो इंसान आपका भला चाहता है। लेकिन जब यह आकर्षण एक मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आपकी सहमति लेना, राज जानना या फायदा उठाना, तो वही चार्म एक जाल बन जाता है। ऐसे लोग पहले आपकी तारीफ करते हैं, आपकी पसंद पूछते हैं और आपकी कहानियों में गहराई से दिलचस्पी दिखाते हैं। इससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो धीरे से अपनी बातें मनवाना शुरू करते हैं, बिना आपको यह एहसास दिलाए कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे बहुत जेन्युइन हैं, लेकिन असल में वे आपके रिएक्शन को केयरफुली स्टडी कर रहे होते हैं, ताकि जान सकें कि कौन सा तरीका आप पर काम करता है। इस अध्याय में एक खास बात यह भी समझाई गई है कि यह तरीका सिर्फ रोमांटिक रिश्ता बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह किसी भी सेटिंग में हो सकता है। जैसे कोई सेल्समैन जो इतना स्मूथ होता है कि आप वह चीज भी खरीद लेते हैं जो आपको चाहिए ही नहीं थी, या कोई कलीग जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके अपने हिस्से का काम भी आपसे करवा लेता है। चार्म का सबसे बड़ा हथियार होता है इमोशनल कनेक्शन, और जब तक आप यह नहीं समझते कि कोई आपके इमोशन को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, तब तक आप हर चीज सही मानते जाते हैं। यह अध्याय हमें सावधान करता है, मीठे शब्दों और ज्यादा तारीफों से हमेशा सतर्क रहे। अगर कोई हर बार आपके इमोशन को समझने की बात करता है, लेकिन अंत में हर फायदा उसी को होता है, तो समझ जाइए कि आप चार्म के जाल में फंस चुके हैं। असली चार्म वो होता है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी पर टिका हो। लेकिन जब चार्म एक टूल बन जाए मैनिपुलेशन का, तो वह खतरनाक साइकोलॉजी का हिस्सा है। चैप्टर 12, द एंड गेम, जैब कंट्रोल बैन जाता है हैबिट। ये किताब का आखिरी चैप्टर है और ये उन सभी बातों को जोड़ता है जो अब तक समझाई गई थी। यह अध्याय हमें बताता है कि जब डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बार बार और लगातार होता है, तो यह सिर्फ एक तकनीक नहीं रह जाती। यह एक आदत, एक जीवन शैली और कई बार एक इंसान की पहचान बन जाती है। शुरुआत में लोग इन ट्रिक्स को सिर्फ किसी खास मकसद के लिए अपनाते हैं, जैसे किसी से हाँ करवाना, किसी का राज जानना या किसी को नीचा दिखाना। लेकिन धीरे धीरे ये तरीके उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। वो हर रिश्ते, हर बातचीत, हर फैसले में अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखते हैं: कैसे इस इंसान को कंट्रोल किया जाए। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का असली डरावना रूप तब सामने आता है जब यह इंसान की नैतिकता को खत्म कर देता है। एक बार जब किसी को ये ट्रिक्स सफल लगने लगती हैं, तो उसे इसकी लत लग जाती है और फिर वह हर इंसान को एक टारगेट की तरह देखने लगता है। कोई इंसान नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाता है। लेखक उदाहरण देते हैं एक ऐसे इंसान का जो अपने दोस्तों से लेकर ऑफिस के लोगों तक
हर किसी को गिल्ट, फियर, चार्म और मैनिपुलेशन से कंट्रोल करता है। वह कभी भी सीधा जवाब नहीं देता, हर बात को घुमा देता है और सामने वाले को इस कदर इमोशनली कंफ्यूज कर देता है कि वे सवाल करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन किताब यहाँ एक चेतावनी भी देती है। डार्क साइकोलॉजी से आप दूसरों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका खुद का दिल और जिंदगी भी खाली होती जाती है। रिश्ते नकली हो जाते हैं, भरोसा टूट जाता है और अंत में आप अकेले रह जाते हैं, सराउंडेड बाय पीपल यू हैव मैनिपुलेटेड, नॉट लव्ड। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाने का सबसे पहला रास्ता है अवेयरनेस। अगर आप जान जाते हैं कि कौन क्या ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसमें फंसते नहीं हैं। दूसरी चीज है बाउंड्रीज बनाना। हर किसी से दिल खोलकर बात करना जरूरी नहीं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा करना। अंत में यह अध्याय यह भी कहता है कि डार्क ट्रिक्स को जानना बुरा नहीं है, क्योंकि इससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन इनका दुरुपयोग करने से पहले एक बार खुद से पूछें, क्या मैं वही इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों को डराकर या बहलाकर चलाता है? इस किताब का उद्देश्य आपको सिखाना नहीं है कि दूसरों को कैसे धोखा देना है, बल्कि ये सिखाना है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं और उनसे कैसे बचा जाए। कई बार ज्ञान ही सबसे बड़ी ढाल होता है। अगर आप इन ट्रिक्स को पहचान लेते हैं तो आप उनसे ऊपर उठ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट में लिखना न भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।